आज कक्षा 10वीं के भैया बहन अर्थशास्त्र के पाठ 3 मुद्रा एवं साख इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के संदर्भ में ये बताना है कि यह पाठ आपके सत्र 2020-21 के लिए कंपलसरी चैप्टर के रूप में रखा गया है और पूर्व के पाठ में अर्थशास्त्र की परिभाषा इत्यादि की चर्चा हो चुकी है। अभी हम लोगों को इस पाठ के संदर्भ में ये जानना है कि चैप्टर का जो हेडिंग है मुद्रा एवं साख, इसे मुद्रा धन या साख को कर्ज के रूप में भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के समय में मुद्रा की क्या महत्ता है, क्या उपयोगिता है, इस बात को आप समझते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम जहाँ भी जाते हैं, जिस किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, कोई वस्तु खरीदनी हो या किसी सेवा को प्राप्त करना हो, तो उसमें हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो मुद्रा की आवश्यकता को देखते हुए यह आप समझ सकते हैं कि मुद्रा जो है वह वर्तमान समय में विनिमय का साधन है, लेन देन का साधन है। अगर हम किसी से कोई सामान लेते हैं तो बदले में सामान बेचने वाले की अपेक्षा होती है कि उसे नगद मुद्रा प्राप्त हो, या फिर कोई सेवा ही अगर आप प्राप्त करते हैं तो सेवादाता आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप उसे उस सेवा के बदले धन प्रदान करें, मुद्रा प्रदान करें। तो चाहे सेवा प्राप्त करना हो या फिर कोई वस्तु खरीदनी हो, इस लेन देन के क्रम में यह बीच का जो यह कार्य है, मध्यस्थता का जो कार्य है, यह कार्य मुद्रा ही निभाता है। इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना गया है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। विनिमय अर्थात लेन देन, चाहे वह वस्तु का लेन देन हो, चाहे कोई सेवा का लेन देन हो, इसमें मुद्रा की भूमिका काफी अहम है मध्यस्थता कराने के क्रम में। अब जरा एक ये कल्पना आप करें, पाठ्य पुस्तक में भी इस प्रकार की चर्चा है कि एक समय ऐसा भी था जबकि मुद्रा का चलन नहीं था। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं की ही अदला बदली किया करते थे। अब किन्हीं को कपड़े की आवश्यकता है तो वह कपड़े तैयार करने वाले के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने द्वारा उपजाए गए गेहूं, चावल या और प्रकार का कोई सामग्री दिए और उनसे वस्त्र उन्होंने ले लिया। कभी किसी वस्तु के बदले में, किसी सेवा के बदले में पशु के द्वारा लेन देन हुआ। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती थी, लेकिन वह प्रक्रिया बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि हम जिस वस्तु की अपेक्षा रखते हैं और वह वस्तु जिस व्यक्ति के पास उपलब्ध है, अगर हम उसके पास पहुंचते हैं उस वस्तु को लेने के लिए, तो उसकी अपेक्षा जिस वस्तु की है, हो सकता है कि वो वस्तु हमारे पास नहीं हो। अर्थात अगर हम किसी व्यक्ति से चावल खरीदने के लिए जा रहे हैं और हमारे पास देने के लिए केवल क्या है, तो हमारे पास कोई जूता ही हम तैयार करने वाले हैं, हो सकता है कि हम कोई ऐसी सामग्री का उत्पादन कर रहे हैं जिसे उस व्यक्ति को आवश्यकता नहीं हो, तो हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे कि हमारे द्वारा दी गई वस्तु की उपलब्ध आवश्यकता है और साथ ही साथ उसके पास ऐसा सामान उपलब्ध है जिसकी आवश्यकता हमें है। तो यह एक कठिन परिस्थिति को जन्म देता है, अर्थात आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को जन्म देता है।
तो क्या यहां देख रहे हैं कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। पाठ्य पुस्तक में भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उस उदाहरण के द्वारा यह बताया गया है कि मुद्रा इसी आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को समाप्त करने का काम करता है। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है, अगर उसके बदले हम मुद्रा के द्वारा भुगतान करते हैं तो उस विक्रेता को यह नहीं सोचना होगा कि उस मुद्रा का इस्तेमाल हम कैसे करें। उसकी भी जो आवश्यकता होगी वह भी उस वस्तु को अगर खरीदना चाहेगा तो अपने मुद्रा का प्रयोग करके उसे वो खरीद सकता है, किसी सेवा को वो प्राप्त कर सकता है। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम हो गया और मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को भी समाप्त करने का काम करता है। तो जब तक मुद्रा का चलन नहीं है तब तक आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की अनिवार्यता है, लेकिन मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त करने का काम करता है। इसे आप का को क्या कर देते हैं, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त करने का यह काम करता है। तो स्पष्ट हो गया कि मुद्रा वर्तमान विश्व में लेन देन के लिए अनिवार्य रूप से उपयोगी हो गया है। अब हम लोगों को इस पाठ में आगे के अंश पर ध्यान देना है कि मुद्रा वर्तमान रूप में किस किस तरह के देखने को मिलते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप। करेंसी, एक तो करेंसी के रूप में देख सकते हैं, दूसरा बैंकों में निक्षेप के रूप में देखेंगे हम लोग। अब देखिए, मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी, जिसमें कि कागजी नोट, सिक्के इत्यादि देखने को मिलते हैं। अब उदाहरण के तौर पर यह हम दो नोट को देख रहे हैं। यह कागजी मुद्रा है, इसके अलावे सिक्के के रूप में भी मुद्रा की मान्यता है। तो इस मुद्रा को अगर आप ध्यान से देखें तो यह समझ में आएगा कि ऐसे तो यह एक सामान्य कागज का रूप है। अगर इसे केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्याभूत न किया जाए, केंद्र सरकार इसकी गारंटी ना ले, तो यह एक सामान्य सा कागज है। इस रुपये के ऊपर देखिए, इस प्रकार के रुपये को जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक को नोटों के संचालन का अधिकार केंद्र सरकार की ओर से सौंपा गया है। भारत में अन्य कोई भी प्राधिकार मुद्रा के संचालन, मुद्रा के विनिमयन से संबंधित कोई गतिविधि स्वतः नहीं कर सकता है। रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए गए नोट ही मान्य होंगे। तो इसमें यह देख रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसके नीचे लिखा हुआ केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। तो करेंसी नोट हो सकता है, सिक्के भी हो सकते हैं। ये सभी मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। इसमें अब आगे चर्चा कर रहे हैं बैंकों में निक्षेप।
बैंकों में निक्षेप अर्थात बैंकों में जमा। निक्षेप को आप जमा के रूप में भी देख सकते हैं। आज सामान्य रूप में आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने आवश्यकता से अधिक धनराशि का करते क्या है। अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी फर्म में काम कर रहा है, किसी नौकरी में है, जहां उसे 30 दिन वर्क करने के बाद, 1 महीने वर्क करने के बाद महीने के अंत में उसे वेतन प्राप्त होता है, तो क्या वह सारे पैसे को घर में ही रखता है या फिर उसे बैंक में जमा करता है? तो ये आमतौर पर देखने को मिलता है कि लोग अपनी आवश्यकता से जो अधिक धनराशि है उस धनराशि को वह बैंक में जमा करते हैं। बैंक क्या करता है उस धनराशि का? तो बैंक उस धनराशि को कर्ज पे देने का काम करता है। अब मन में आएगा कि लोग जिस धन को जमा करते हैं बैंक में, लोगों को क्या लाभ है? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बैंक आपके द्वारा जमा की गई धनराशि पर ब्याज देने का काम करता है। मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई हमने जिस रुपये को बैंक के पास जमा किया उस पर वह ब्याज दे रहा है, तो आखिर यह ब्याज दे कैसे रहा है? तो जरा इसे हम लोग बोर्ड वर्क के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ग्राहक, जिसे आप जमाकर्ता भी कह सकते हैं, ग्राहक के पास अतिरिक्त धनराशि है, वह क्या करता है? तो इसे बैंक में जमा करता है। और बैंक क्या करता है? इस धनराशि को ऐसे लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, कर्ज देने का काम करता है जो कर्ज लेने के इच्छुक हैं, कर्जदार। तो बैंक जमाकर्ता को मान लिया जाए कि वर्ष में अगर 6% का ब्याज दिया, तो 100 रुपए की ही अगर बात करते हैं उदाहरण स्वरूप, तो 100 रुपए के बदले 106 रुपये बैंक ने जमाकर्ता को वापस लौटाया। जबकि बैंक इस 100 रुपए को क्या करता है? कर्जदार, जो कर्ज लेने वाला है, उसे वह 12% के दर पर यह कर्ज उसे उपलब्ध कराता है। अर्थात साल के अंत में 112 रुपए उससे वह वापस लेता है। तो अब है कि जमाकर्ता ने 100 रुपए जमा किए, उस 100 रुपए को बैंक ने कर्ज लेने वाले को 12% के दर पर कर्ज दिया और उससे 112 रुपए वसूल किए। जबकि ब्याज बैंक ने कितना लौटाया जमाकर्ता को? मात्र 6 रुपए ही, 6% लौटाया 6% और लिया कितना? तो 12%। तो अर्थात यह बीच का जो 6 रुपए का जो गैपिंग है, 6%, या जिसे अभी आप 100 के हिसाब से लेते हैं तो 6 रुपया देख रहे हैं, यह 6 रुपया, यह अतिरिक्त जो आमदनी है, यही बैंक के आय का स्रोत है। इस आय के स्रोत पर ही सारी बैंकिंग प्रक्रियाएं निर्भर करती हैं। तो अब यह देखना है कि बैंक में जो धनराशि जमा करते हैं, क्या बैंक सभी धनराशि को खर्च कर देता है या सभी धनराशि वह मतलब ऋण के रूप में ही दे देता है? तो ये जानकारी लेना है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बैंक में जमा करने वाले जो भी ग्राहक हैं वह कभी भी उस धनराशि को लेने के लिए बैंक भी वापस पहुंच सकते हैं।
अर्थात अपने धनराशि की वह मांग कर सकते हैं। इसे मांग की जा सकती है, इसलिए बैंक क्या करता है, कुल जमा राशि का 15% अपने पास रखता है। यह 15% की जो बात मैं कर रहा हूं, यह भारत के संदर्भ में है। भारत में बैंक जितनी धनराशि उसके पास जमा होती है उसका 15% वह ऐसे समय के लिए रखता है कि जब कोई ग्राहक अगर अपनी धनराशि की मांग करने के लिए बैंक पहुंचते हैं, निकासी के लिए जैसे वह पहुंचते हैं, तो उन्हें उस धनराशि से उसे दिया जा सके। तो बैंक जमा एक ओर हो रहा है और दूसरी ओर उस धनराशि को कभी भी मांगा भी जा सकता है बैंक से। तो इस प्रकार से यह बैंकिंग प्रक्रिया संचालित होती है। ये आपको ध्यान देना चाहिए कि बैंक में जमा अथवा निकासी, इसके लिए क्या प्रक्रियाएं हैं। तो बैंक में जमा वही करेंगे जो किसी बैंक के खाताधारी होंगे। अब आपने किसी बैंक का, चाहे वह स्टेट बैंक हो या इलाहाबाद बैंक हो, इंडियन बैंक हो और कोई भी बैंक हो, आपने उसमें खाता खुलवाया, आप उसके खाता धारक हो गए और इस प्रकार से आप उस खाते में अपनी अतिरिक्त धनराशि जमा कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप उस धनराशि को निकाल सकते हैं, मांग पर्ची के माध्यम से, चेकबुक के माध्यम से। कभी ऐसी भी आवश्यकता हो सकती है कि किसी व्यक्ति को कोई धन आपको देने की आवश्यकता हो जाए, तो आप उसे नगद ना दे करके, देखिए, चेक के माध्यम से भी आप भुगतान कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोगों को यह देखना है कि साख की विभिन्न स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। साख अर्थात ऋण, ऋण की विभिन्न स्थितियों की चर्चा हम लोग करेंगे। साख की विभिन्न स्थितियां, विशेष करके दो स्थितियों की चर्चा है। साख की दो विभिन्न स्थितियों की चर्चा हम लोग करेंगे। साख की दो विभिन्न स्थितियां। अब ये ध्यान देना है कि साख अर्थात ऋण जो आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करते हैं। ऋण के दो स्रोत बताए गए हैं मुख्यतया। एक तो औपचारिक क्षेत्रक से ऋण और दूसरा अनौपचारिक क्षेत्रक से ऋण। इसकी चर्चा और अभी आगे करने वाले हैं। तो औपचारिक क्षेत्रक में बैंक, सहकारी समिति इत्यादि को रखा गया है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई मित्र हो सकते हैं, कोई आपके पड़ोसी हो सकते हैं, सेठ साहूकार इत्यादि हो सकते हैं। तो अनेकानेक माध्यमों से जो ऋण प्रदान होता है लोगों को, या जो ऋण प्राप्त करते हैं, उसकी क्या क्या स्थितियां होती हैं। क्या ऋण हमारे विकास में ही सहायक है या कि कभी कभी हमें वह मुसीबत में भी डाल देता है। अर्थात कहने का मतलब कि ऋण कभी कभी हमें कर्ज जाल में भी उलझा देता है। तो इन दोनों बातों की चर्चा हम लोग
क्रमशः करने जा रहे हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में आप देख सकते हैं ऋण के संदर्भ में 2 उदाहरण दिए गए हैं। दो उदाहरण दिए गए हैं साख की 2 विभिन्न स्थितियां। आप पेज नंबर 43 में एनसीईआरटी के अर्थशास्त्र में आप देखिए पेज नंबर 43, इसमें साख की 2 विभिन्न स्थितियों की चर्चा की गई है। इसमें जो 2 उदाहरण हैं, इस 2 उदाहरण की क्रमशः हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये चर्चा है कि सकारात्मक भूमिका किस प्रकार से ऋण निभाते हैं। ऋण की सकारात्मक भूमिका कैसे हो सकती है, उसे आप इस पेज नंबर 43 में जो पहला उदाहरण दिया गया है इसको पढ़ के समझ सकते हैं। या ध्यान दीजिए, त्योहार का मौसम, ऐसा हेडिंग बना करके आपको एक उदाहरण समझाया गया है कि अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। तो उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है, उसे कच्चे माल की आवश्यकता है। तो इन सारे खर्चों को वह पूरा करने के लिए सलीम 2 प्रकार से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को कहता है कि आप अभी हमें चमड़ा दीजिए और बाद में मैं उसका भुगतान करूंगा। तो चमड़ा व्यापारी से उसने क्या किया, चमड़ा उधार ले लिया, ऋण पर ले लिया, कर्ज में ले लिया। और दूसरा जो स्रोत है वह क्या करता है, तो वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद भी कर्ज ले लेता है कि आप 3000 जोड़ी जूते बनवाने जा रहे हैं, कम से कम 1000 जोड़ी जूते का आप क्या कीजिए, तो एडवांस कर दीजिए। तो एक और तो चमड़ा भी उसने उधार ले लिया, दूसरी ओर 1000 जोड़ी जूते के कीमत को भी उसने एडवांस में ले लिया। तो ये 2 प्रकार से उसने कर्ज को उपलब्ध किया और इस प्रकार से महीना खत्म होने से पहले वह ऑर्डर पूरा करने का, उसे पहुंचाने का वादा करता है और महीने के आखिर में सलीम पूरा जूता तैयार भी करता है और साथ ही साथ वह उस ऑर्डर को पूरा करने में सक्षम भी होता है, वह ऑर्डर पूरा करता है। इस ऑर्डर को पूरा करने से उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है। उस लाभ से वह स्वयं की भी बचत करता है, स्वयं के लिए भी धनराशि की बचत करता है और साथ ही साथ कर्ज भी चुका देता है। तो यह हमने देखा कि कर्ज लेकर के एक व्यापारी, यह सलीम जो है जूता का निर्माता है, वह लाभ कमाता है। तो अगर हमने कर्ज लिया और कर्ज ले करके उससे अपना विकास किया, तो इस प्रकार की स्थिति कर्ज की क्या हो गई, सकारात्मक भूमिका हो गई कर्ज की। कर्ज लिया और हमने विकास किया। लेकिन हर हमेशा ऐसा ही हो कि हम कर्ज लें और हमारा विकास हो जाए, ऐसा भी नहीं है। आपके पाठ्य पुस्तक में ही एक नीचे उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण को अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी कर्ज जो है वह हमारे लिए विकास के बजाय ह्रास का भी कारण बनता है, हमें वह कर्ज जाल में उलझा देता है। तो ऐसा कैसे होता है, जरा इस उदाहरण को आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए, मैं भी चर्चा कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना है। दूसरा उदाहरण हो गया नकारात्मक भूमिका। अर्थात जिसके नुकसान देखने को मिलेंगे, यानी कर्ज के नुकसान भी होते हैं। अब देखिए एक उदाहरण दिया गया है, यही पेज नंबर 43 में ही, इकोनॉमिक्स के पेज नंबर 43 एनसीईआरटी की पुस्तक है। अब देखिए यह दूसरा उदाहरण, स्वप्ना की समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना है जो अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है और वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर वह कर्ज को
अदा कर देगी। फसल तैयार होगा, फसल को बेचेंगे, उससे लाभ होगा और उसके बाद कर्ज को हम वापस कर देंगे। इस उम्मीद से वह खेती करती है और इस उम्मीद पर वह खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशक हमला कर देता है। कीटनाशकों के हमला होने के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और फसल उसका समाप्त हो जाता है। वह साहूकार को अब कर्ज लौटाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसे लाभ तो हुआ नहीं, उल्टे उसे नुकसान ही हो गया। जो पूंजी उसने लगाई थी वह भी उसका ऊपर नहीं हो पाया। तो यह उसके लिए एक कर्ज जो है बड़ी रकम बन जाता है और फिर पुनः अगले साल वह दोबारा कर्ज लेती है और इस बार कर्ज जो वह लेती है तो इस साल फसल सामान्य रहता है, यानी बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, नुकसान भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वह अपना पुराना कर्ज वापस नहीं कर पाती है, कर्ज तो उसका बकाया रह ही गया। तो इस प्रकार से वह कर्ज में फंस जाती है और अपने कर्ज को चुकाने के लिए जमीन का एक हिस्सा उसे बेचना पड़ता है। तो जरा अब गौर कीजिए कि एक ओर सलीम, यहाँ सलीम के उदाहरण से हम लोगों ने सकारात्मक भूमिका को देखा और यहाँ नकारात्मक भूमिका में स्वप्ना के उदाहरण को देख रहे हैं। तो सलीम ने जहां कर्ज लेकर के मुनाफा कमाया, स्वप्ना को कर्ज ने क्या किया, कर्ज जाल में फंसा दिया, अर्थात यह कर्ज उसके लिए हानिकारक साबित हुआ। तो ये दो उदाहरण हैं जिससे ये पता चलता है कि साख अर्थात कर्ज के दो स्थिति देखने को हमें मिलते हैं। तो स्वप्ना का जब मामला हम लोग देखते हैं, इसकी जब बात पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि स्वप्ना को ऋण ने ऐसी स्थिति में धकेल दिया जहां से निकलना उसके लिए काफ़ी कठिन हो गया। तो इस प्रकार से दो स्थितियों की चर्चा हम लोगों ने की है कि एक स्थिति में ऋण आय को बढ़ाने में सहयोग करता है, जबकि दूसरी ओर वह लोगों को कर्ज जाल में भी फंसा सकता है, अर्थात उनके लिए आजीविका के संकट को भी उत्पन्न कर सकता है। उनके पास जो पहले से उपलब्ध जमीन है, जो उसके पास कुछ थोड़ी बहुत संपत्ति है, वह भी उसका बिक सकता है। तो इस पाठ के अगले अंश में ऋण की शर्तों पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।